वक्त 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास और अहम खबरें। और देखिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ गए हैं और अजहर हुसैन हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास आते हुए अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारती, अगर उत्तराखंड में बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो मानसून सत्र की तैयारी जो है वो उत्तराखंड में चलने शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण है, वो मानसून सत्र को लेकर उसको पूरी तरीके से अब तैयार कर दिया गया है। जिस तरीके से काफ़ी दिनों से वहाँ पर जो काम चल रहा था, जो सभा मंडप है उसमें डिजिटाइजेशन और जिस तरीके से साउंड प्रूफ माइक का काम जो है वो पूरा हो चुका है। वही मानसून सत्र के लेकर विधायकों के 447 प्रश्न जो है वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि 21 अगस्त से पहले जो है उत्तराखंड में मानसून सत्र जो है वो हो जाएगा। अब हालांकि डिसाइड अभी तक ये नहीं हो पाया है कि ये मानसून सत्र जो है देहरादून विधानसभा में होगा या उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में, क्योंकि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत अगर देखा जाए तो मानसून सत्र जो है वो भराड़ीसैंण में जो है वो संपन्न इस बार जो है वो हो सकता है, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भराड़ीसैंण में भी लगातार सत्र आहूत जो है वो किए जाए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठाता रहता है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि ज़्यादातर इसमें भराड़ीसैंण में जो है इस बार सत्र हो सकता है, लेकिन अभी जो है इसको लेकर कोई कंफर्मेशन डिटेल जो है वो नहीं आप पहुंची है। दूसरा, अगर देखा जाए तो इसको जो विधानसभा सत्र को लेकर जिस तरीके से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को जो है उसमें अधिकृत किया है, यानी कि मुख्यमंत्री ही अपने हिसाब से जो है जिस तरीके से फैसला लेंगे कि कब जो है सत्र आहूत होगा और कहां पर आहूत होगा, इन तमाम सारी चीज़ों को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि सत्र को लेकर विधानसभा जो है पूरी तरीके से तैयार है, चाहे देहरादून की विधानसभा की बात की जाए या ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण की विधानसभा की बात की जाए। दोनों जगह जो है काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से काम चल रहा था और दोनों जगह पर जो है कुछ ही दिनों में जो है काम पूरा हो जाएगा, यानी कि दोनों विधानसभा पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में अब जल्द जो है वो सरकार और मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि कब जो है सत्र आहूत होना है और कहाँ पर आहूत होगा, इसको फैसला जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीते दिनों एक कुत्ते के द्वारा जिस तरीके से एक वृद्ध महिला पर जिस तरीके से हमला किया गया था, उस पर 200 टाके जिस तरीके से उनके पूरे शरीर को पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसे में अब जिस तरीके से पुलिस प्रशासन से लेकर देहरादून के नगर निगम की ओर से जिस तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जो है वो होना अनिवार्य है, क्योंकि हालांकि इससे पहले भी जिस तरीके से देहरादून नगर निगम की ओर से ये देखा गया था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया गया था, लेकिन कई ऐसे अभी भी जो है कुत्तों के पालने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो है कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और इस तरीके से जो है राह चलते लोगों को जिस तरीके से हमला जो है वो किया जा रहा है। बीते दिनों जिस तरीके से बुलडॉग, रॉटविलर जैसे बड़े कुत्ते जो जिस तरीके से जो हमलावर होते हैं, जो अग्रेसिव होते हैं, उनके द्वारा एक वृद्ध महिला पर जिस तरीके से हमला किया गया, पूरे शरीर को जिस तरीके से नोचा गया, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल, उनके निजी अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके से कल कार्रवाई भी की गई, जो कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार भी किया गया, उससे वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ भी जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भी लगातार अब अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और ऐसे परिवार को जो है वो देखा, ऐसे कुत्तों को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है उन पर वैधानिक कार्रवाई करने की दिशा में जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उनको साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी कुत्ते पालने वाले जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य रूप से जो है वो करा दें। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार वो मानसून जो है वो करवट बदल रहा है, मौसम लगातार करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और कल भी जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से 3 से 4 जिलों में जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया था और देखने को मिला कि देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग इन जगहों और पौड़ी में जिस तरीके से जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिला। देहरादून जनपद की अगर बात की जाए तो देर रात भारी बारिश के चलते जो है कई घरों में जिस तरीके से पानी
पानी भरा हुआ मिला, मलबा जो है जिस तरीके से घरों में घुसा। ऐसे में कई नदी नाले जो है वो पूरी तरीके से उफान पर रहे, सड़कों पर जलभराव की स्थिति जो है वो देर रात रही। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर जिस तरीके से जो नदी नाले उफान पर थे, साथ ही जिन गलियों में जिस तरीके से जलभराव की स्थिति बन रही थी, पानी जो है वह घरों में घुस गया था। ऐसे में पूरी रात भर जिस तरीके से वो लोग परेशान रहे, तो ये स्थिति जो है वो देहरादून में देखने को मिली। और आज भी प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, इन जगहों पर जो है जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से आज भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस बार जो है काफी ज्यादा बारिश जो है वो होने की संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि चारधाम यात्रा से लेकर तमाम जो पर्यटक जिस तरीके से घूमने के लिए आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो पिछले 2-3 सप्ताहों में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यात्रा में भी थोड़ा सा गिरावट जो है 5% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे थे, लगभग 15 से 20 हज़ार के करीब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, वो घटकर अब 3 से 4 हज़ार के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं। तो इससे ये साफ अंदाजा लगा सकता है कि मानसून जिस तरीके से दस्तक दे रहा है, जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके बारिश हो रही है, ऐसे में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उस पर भी कमी आई है। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए जो लगातार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हैं वो यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उनको भी सावधानी बरतने को लेकर साफ दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। मौसम विभाग का मानना है कि वेदरकास्ट देखकर चारधाम यात्रा के लिए जो है वो निकलें। बिल्कुल ठीक है, आगे आपके पास वापस लौटूंगी पंचायत चुनाव पर अपडेट को लेकर, लेकिन उससे पहले राघवेंद्र, क्या उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें हैं? भारतीय अगर उत्तर प्रदेश की खबरों की बात कर लें, चूँकि सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है और ऐसे में पवित्र श्रावण मास की कांवड़ यात्रा ये 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। उसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा तमाम मीटिंग्स की गई, हवाई निरीक्षण भी किए गए। उसी क्रम में आज प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की गई है और इस बैठक में डीजीपी राजीव कृष्णा भी शामिल होंगे, तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे, पुलिस विभाग का महकमा पूरा शामिल होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश स्तर के अधिकारी भी जुड़ेंगे, जो भी कांवड़ रूट है और उस पर तमाम निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार इस बार और सख्त है कि रूट पे तो कोई दिक्कत ना आए, ये तो है ही, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी पालन हो और कहीं से कोई भी नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर कांवड़ यात्रियों के धर्म पे, कहीं से भी आस्था पे चोट कोई न पहुंचाने पाए, ये सुनिश्चित कराना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। इसी क्रम में चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की आज बैठक है लोक भवन में। इसके अलावा हम बात कर लें लखनऊ की प्रमुख खबरों की, तो जिस तरह से फर्जी कमांडो रंजन का मामला सामने आया था, मुख्यमंत्री का सुरक्षा सलाह बनकर और उनकी सुरक्षा में अपनी ड्यूटी की बातें करके जिस तरह रौब बांटता था, उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसको मोहनलालगंज परिक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 बड़ी कंपनियों पे फर्जी दस्तावेज के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने की जो शिकायत हुई, उस पर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 116 उसके बैंक अकाउंट्स को सीज किया है। इसके अलावा कंपनी के संचालकों की गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं 2 कंपनियां ऐसी लखनऊ में पाई गई जो टैक्स चोरी करती थी, गलत एड्रेस पे फर्म चलती थी और टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी की जाती थी। तो जीएसटी विभाग की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच आगे चल रही है। वहीं हम बात कर लें अगर लखनऊ के अन्य घटनाक्रम की, तो जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर के तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मुस्तैद है ही है। मुहर्रम का जो जुलूस निकला था, वहाँ पे जो छिटपुट घटनाएं सामने आई थी, उसको लेकर भी पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क है और उस पर लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि 15 जुलाई को युवा दिवस मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में रोजगार मेला 12, 13, 14 जुलाई को लगेंगे और वहाँ पे जो भी छात्र हैं, वो जो भी स्किल डेवलपमेंट के तहत उसमें चयनित हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और पूर्व समय में जो अपने स्किल का प्रदर्शन कर चुके हैं, उनको सम्मानित करने का काम भी
सरकार द्वारा किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के तहत। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें। जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनके विभाग के ही अभिषेक प्रकाश सचिव थे, और उनको भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई, उन पर जांच बैठाई गई है। इसके बाद से नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो नियम संगत काम नहीं कर रहे हैं और कहना भी नहीं मानते हैं और नियम से हटकर अपने लोगों को मदद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मंत्री अपने ही विभाग के अधिकारियों की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, अगर दिल्ली से सटे यमुना की बात कर लें तो रेखा गुप्ता जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है कि यहाँ पे जो अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन के वजह से पानी की दिक्कतें जो आ रही हैं, बाढ़ की बात कर ली जाए या अन्य जो आपदाएं जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगी राघवेंद्र। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो गई, उत्तराखंड की बात हो गई, अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। अजहर, आपके पास आते हुए अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो आज के बड़े अपडेट क्या है? देखिए भारतीय, अगर जम्मू कश्मीर के जो है अपडेट की बात करें, सबसे पहले जो बीती शाम जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें जो है तेज हवाओं और तेज आंधी का जो है यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश की वजह से, चंद घंटों की बारिश की वजह से जो है लोगों को राहत मिली, लेकिन उसके बाद में जो स्थिति पैदा हो गई है, पर्टिकुलरली जो मेन सिटी, स्मार्ट सिटी को लेके जो वहां पे स्थिति पैदा हुई है, जल भराव का जो सामना वहां पे करना पड़ा आम लोगों को, जिसमें आम गली कोचों से लेके जो रिहायशी मकान और दुकानों तक ये जो है जल भराव पहुंच गया, और जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि तेज हवाओं की वजह से काफी सारे जो मकान के छत है वो उड़ गए हैं। हालांकि इस मौसम के परिवर्तन के बाद में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। अलबत्ता जो है काफी सारा नुकसान है हुआ है। जो दुकानें हैं, पर्टिकुलरली जो मेन सिटीज में जो दुकानें हैं, उनके अंदर जो है पानी चला गया, जिसकी वजह से वहां पे जो सामग्री थी, जो सामान रखा गया था, उसको नुकसान पहुंचा है। काफी नुकसान हुआ है, तकरीबन लाखों के करीब यहाँ पे नुकसान बताया जाता है, पर्टिकुलरली मेन सिटी में। और मौसम विभाग का मानने के अगले कई दिनों तक जो है इस मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इस परिवर्तन की वजह से हालांकि जो किसान के जो चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट देखने को मिली, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में जो एक स्थिति पैदा हुई थी इस गर्मी की प्रकोप की वजह से, और जो फसलें हैं वो काफी सूखने के कगार पे थे, लेकिन कल शाम के अचानक इस बारिश की वजह से जो है उनको राहत की सांस मिली है। दूसरे अपडेट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी स्कूलों की जो छुट्टियां घोषित की गई थी 15 दिनों की, जो 23 जून से चल रही थी, जो कल बीते दिन खत्म हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो है एक बयान सामने आया एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि आज जो है, आज से जम्मू कश्मीर के तमाम तर जो स्कूल हैं, जो है प्राइमरी स्कूल है, अपर स्कूल है, वो खुल गए हैं, लेकिन जो है टाइमिंग में इसमें जो है चेंजिंग की गई है। जितने भी म्युनिसिपल एरिया यानी जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर के जितने भी लिमिट्स में स्कूल्स आते हैं, उनकी टाइमिंग सुबह 7:30 से दिन के 11:30 बजे तक रखा गया है। इसी तरीके से रूरल एरिया में 8 से 12 बजे का टाइम रखा गया है, और इस दौरान जो है मॉर्निंग असेंबली भी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि गर्मी की वजह से इस सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन स्कूलों को आज दोबारा खोल दिया गया। हालांकि पेरेंट्स ने यह अपील की गई थी कि जो छुट्टियां हैं उनकी मजीद घोषणा की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आज स्कूलें खोल दी गई है। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि हीट वेव की वजह से आम जनजीवन जो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन जो आगजनी का जो वारदात है वो लगातार पेश आ रहा है। बीते दिन भी हमने देखा कि डल्ले के करीब जो है एक आगजनी हुई है, हालांकि उसमें भी हताहत होने की किसी की खबर नहीं हुई, लेकिन आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे चीफ एजुकेशन ऑफिस में आगजनी वाक़ा हुई, जो बीती रात वाक़ा पेश आई, और इस आगजनी के नतीजे में जो समाग्रा जो सेक्शन 1 है वो पूरी तरीके से खाकिस्तर हुआ है, जिसमें कंप्यूटर और जो ऑफिस रिकॉर्ड था, स्कूल रिकॉर्ड था, वो तमाम तर
इसमें जो है जल कर राख हो गए हैं। हालांकि इस वारदात के बीच में भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं पहुंची है। अलबत्ता जो पुलिस और दमकल की गाड़ियां वहां पे पहुंची है, इस बिल्डिंग को मजीद बचाने में वो कामयाब हुए, लेकिन समागरा का जो सेक्शन था चीफ एजुकेशन का, वो पूरी तरीके से खाकिस्तर हो गया है। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, एफआईआर शुरू कर दी है और इसमें पूरी तरीके से पता लगाया जा रहा है कि इस आग की वजह क्या है। और ये जो, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिकॉर्ड था, जो ऑफिस रिकॉर्ड था, जो समागरा का जो रिकॉर्ड था, वो पूरी तरीके से जो है नष्ट हुआ है और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप जो भी वहां पे लगा हुआ था, वो तो पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इसके लेके भी पुलिस ने जो पूरी तरीके से इसमें एफआईआर दर्ज करके शुरू कर दी गई। हालांकि जब वारदात पेश आई, आग जो लगी है, उसके बाद जब दमकल की गाड़ियां आई और उसी के साथ में पुलिस मौके वारदात पे पहुंची और पूरी तरीके से इसमें शुरू कर दी गई है। चौथी खबर और अहम खबर की ओर बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी, पर्टिकुलरली जो बैंकर्स है, जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता जो कर्मचारी है, वो कल से तकरीबन जो है 10 संस्थाएं हैं, जो कर्मचारी संस्थाएं हैं, जिसमें ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन भी शामिल है। तकरीबन 10 फॉर्म्स है। इनकी जानिब से कल यानी 9 जुलाई को घोषणा की गई है कि मुकम्मल हड़ताल रहेगी और इस हड़ताल के दौरान वो कामकाज नहीं कर सकते हैं। इसको लेके भी कहीं ना कहीं जो है पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर को भी लेके जो है आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनकी जो मांगे हैं, जिसमें इनके जो है काफी सारे मांगे हैं, वो सरकार के सामने रखी जाएगी और पर्टिकुलरली जो ट्रेड में, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे कर्मचारी हैं, वो भी इस हवाले से प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी इस हवाले से एक जो है एहतजाज अपना दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं कल का दिन भी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरीके की स्थिति पूरे भारतवर्ष में रहेगी, तो ये भी देखने वाली बात है। और क्या वाकई तौर पे ये जो प्रोटेस्ट होगा, क्या सरकार इसकी अनुमति देगी? लेकिन फिलहाल जो हामी भरी है, इसमें अभी तक लग रहा है कि जो मजदूर है, मजदूर से लेके जो किसान है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की आशंका भी लगाई जा रही है। अगर पांचवी खबर की ओर, अहम खबर की ओर बात करें, अमरनाथ यात्रा 2025, जिस तरीके से जो ये 38 दिनों तक चलने वाली जो यात्रा है, जो 3 जुलाई से शुरू होके 9 अगस्त तक चलेगी, यानी रक्षाबंधन के दिन इसका अंतिम दिन होगा। और इस दिन जो है इस प्रकार में जिस तरीके से आशंका लगाई जा रही है कि तकरीबन जो है लाखों में इस श्रद्धालु जो है इसमें शामिल होंगे, वो यात्रा करेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। लेकिन अभी तक जो 7वां जत्था जो आज सुबह भगवती नगर जम्मू से रवाना हो गया, जिनकी संख्या जो है 24,857 यानी तकरीबन 24,000 के करीब जो ये यात्री थे, आज एक बार फिर एक और जत्था जो है जम्मू के भगवती नगर से रवाना होकर, जो कि 2 बैच पे मुश्तमिल है, जो दो मुख्तलिफ रूट्स पे चलेंगे, एक बालतल के रूट से चलेंगे, एक पहलगाम के रूट तक चलेंगे। अभी तक अगर आंकड़े की बात करें, अभी तक तकरीबन 1 लाख के करीब इन कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में तकरीबन 1 लाख के करीब श्रद्धालु जो है, जिन्होंने दर्शन करके जो है वापस आए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये आंकड़ा जो है काफी बढ़ सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। श्रीनगर के भगवती नगर से, जम्मू के भगवती नगर के बेस कैंप से जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जारी है, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, जिस तरीके से लग रहा है कि आने वाले समय में जो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा है वो इस बार देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी जानिब से जब यात्रियों से बात करें, तो यात्री भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से व्यवस्था रखी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, जिस तरीके से सिक्योरिटी सिनेरियो का पूरी तरीके से और पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बिल्कुल अजहर, तमाम बड़े अपडेट से आपने रूबरू कराया, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन राघवेंद्र आपकी बात जो है अधूरी रह गई थी, उसको जल्दी से पूरी कर लीजिए, उसके बाद उपेंद्र के पास जाऊंगी। बिल्कुल भारती, 2 महत्वपूर्ण खबरों की अगर बात कर लें लखनऊ की, तो यहाँ पे जो हजरतगंज एरिया में डालीबाग क्षेत्र था, जहाँ पे मुख्तार अंसारी ने सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा जमाए रखा था, योगी सरकार ने उसको अपने फिर राजस्व में शामिल किया था और वहाँ पे 72 फ्लैट्स गरीबों को पीएम आवास के तहत बने हैं। अगले महीने से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, अगस्त माह से, और वहाँ पे गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत वो 72 फ्लैट्स उनको दिए जाएंगे, चाबियाँ दी जाएंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में अपराधियों, माफियाओं और पेशेवर गुंडों पे कार्रवाइयाँ की, अवैध अकुत संपदाओं को जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने
पास लिया और गरीबों के लिए उसमें अस्पताल और आवास बनाए गए। ये एक मिसाल फिर से लखनऊ में देखने को मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात कर लें तो माफिया आतिक अहमद के जो साले हैं राशिद और सालिम, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को फ्लैट बेचने और प्लाट बेचने और उनसे पैसे ऐंठने के आरोप में 5 एफआईआर अलग अलग दर्ज हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार पे योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस लगातार देखने को मिल रहा है। हम चाहे पश्चिमांचल की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें या अवध प्रांत की बात कर लें, जहां पे भी संगठित अपराध था, इन अपराधियों माफियाओं को जो बड़े ओहदे थे, जो बड़े लोग थे, उन अपराधियों माफियाओं को या तो जेलों के अंदर डाल दिया गया या तो वो प्रदेश छोड़ दिए या नहीं तो एसटीएफ द्वारा उनका एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। जी भारती। ठीक है उपेंद्र, आपके पास आते हुए अगर पंचायत चुनाव की मैं बात करूं तो क्या अपडेट आपके पास? देखिए भारतीय, अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब नामांकन पत्रों की जो जांच जो है वो चल रही है और 11 जुलाई तक जिस तरीके से नाम वापसी का दिन जो है वो रखा गया है, यानी कि 11 जुलाई तक जो है वो नाम वापसी जो है वो किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव में जो बड़ा अपडेट इस तरीके से जो मिल रहा है, जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो जिन अभी प्रत्याशियों के द्वारा जो नगर पालिका में जिन्होंने जो है वोटिंग की है या नगर पालिका में जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो पंचायत चुनाव में जो है हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। इसको लेकर जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नगर पालिका में भी वोटिंग की थी और साथ ही साथ नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से भागीदारी अपनी की थी, और अब वो जो है जिस तरीके से पंचायत चुनाव में भी अपनी भागीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जिस तरीके से कल विपक्ष में बैठी कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से सवाल भी उठाया गया कि कई सारे ऐसे जिस तरीके से जो उम्मीदवार हैं जो नगर पालिका नगर निगम में उम्मीदवारी उन्होंने की थी या नगर निगम पालिका में जिस तरीके से अपनी वोटिंग की थी, वो जो है अब पंचायत चुनाव में भी अपनी भागीदारी निश्चित करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं और नाम चेंज को लेकर जो है जिस तरीके से जद्दोजहद जो है वो चुनाव आयोग किसी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि सरकार की के चलते जो है जिस तरीके से ये सब तमाम सारी चीजें जो है वो हो रही है, क्योंकि नगर निगम और नगर निकाय में भी उनके द्वारा जिस तरीके से फर्जी तरीके से वोटिंग जिस तरीके से की गई और अब पंचायत चुनाव में भी इसी तरीके से सरकार जो है फर्जी तरीके से जो है वोटिंग करवाना चाहती है। जिस तरीके से जो है उम्मीदवार हो या जो वोटर है वो अब नगर पालिका के बाद अब पंचायतों में भी अपनी हिस्सेदारी जो है वो कर रहे हैं। तो कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं और कई ऐसे वोटर भी हैं जो अब नगर पालिका से अपने नाम चेंज कराकर जो है पंचायतों में कराने के लिए तैयारी जो है वो कर रहे हैं। दूसरी अगर पंचायतों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है और जिस तरीके से भाजपा ने कई जगहों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी जो है जिला पंचायत के लिए जो है वो तैयार भी कर दिए, उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। हालांकि कई जगह ऐसे हैं, कई जिले और कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर अपने प्रत्याशी जो है वो जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनके नाम जो है उजागर नहीं किए। उनका ये कहना है कि कई जिलों में कई ब्लॉकों में भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी हैं कई जो है वो उठे हुए हैं। ऐसे में सब जो है वो जीत की दहलीज पर है। कई जो है कोई भी जीत कर जो है वो आ सकता है, क्योंकि सब लोग जो है काफी कर्मठ और जुझारू जो है वो प्रत्याशी हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से जो है उन जगहों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई, अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। उन जगहों पर जो भी जो है भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो भी जीत कर आएगा उसका सपोर्ट जो है वो भाजपा की ओर से किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से हालांकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर किया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम जिलों में जिस तरीके से प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनकी तो बिल्कुल उपेंद्र, देखिए तमाम बड़ी खबरें थी जिन पर चर्चा हम लोगों ने की और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक।